हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस चैनल पर यानी एमएस की पाठशाला में हम लोग यूपी बोर्ड की बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग बातचीत करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बात मान के चलो आप बेटा, ठीक है ना। यूपी बोर्ड के लिए क्लास 12th की जो हिंदी है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से समझ लो बेटा 10 नंबर का फिक्स आना है तो आएगा, ये समझ लो, ठीक। और इस टॉपिक के हम लोग यहाँ पर 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। और ये सीरीज का आज देख पा रहे होगे आप लोग, ये लेक्चर नंबर बेटा फर्स्ट है। क्या है? लेक्चर नंबर फर्स्ट है, ठीक। ऐसे मैं आप लोगों के लिए 5 लेक्चर लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको 200 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। केवल बस आप ये 200 क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, हिंदी गद्य साहित्य का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक। कह रहा 100% बार बार, ध्यान रखो बेटा, ठीक। क्या लिखा है? 100% बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ये, ठीक है ना बेटा। ये ध्यान रखना आप अच्छे तरीके से कि 100% आपको ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में दिखने को मिलते हैं। तो इस बार भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। चलिए समय को ना बना बर्बाद करे हुए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों को सीखना है यहाँ पर क्या? विभाजन के बारे में। किसके बारे में बेटा? विभाजन के बारे में, ठीक। विभाजन का मतलब क्या है कि जो हिंदी गद्य साहित्य का विकास है इसका विभाजन कालखंड कैसे कैसे हुआ, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे, देखिए आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, प्राचीन युग के बारे में। किसके में? प्राचीन युग, ठीक। तो प्राचीन युग जो है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे बनता है एग्जाम में। आपको ध्यान रखना 13वीं शताब्दी से सन 1868 ईस्वी तक, यानी ये जो प्राचीन युग है, ठीक, ये कब से कब तक? तो 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक चला था, ठीक। अब इसका एक दूसरा नाम भी है, ये भी ध्यान रखना, अन्य नाम। अन्य नाम का मतलब क्या है? ये कैसे आता है पेपर में? तो पूछ देगा भैया कि प्राचीन युग को और किसी अन्य नाम से जानते हो? तो आप ध्यान रखना, पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं और आदि युग के नाम से जानते हैं, ठीक। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना। फिर आगे आपसे कह रहा है जो दूसरा युग है, ठीक, वो है बेटा भारतेंदु युग। क्या है बच्चा? भारतेंदु युग। अब तो आपसे पूछेगा कि भारतेंदु युग जो है ना कब से कब तक चला, तो आप बोलेंगे भैया 1868 से 1900 ईस्वी तक, ठीक। अब देखो ना ध्यान से, आपने ऊपर क्या देखा? 13वीं शताब्दी से 1868 तक देखा कि नहीं देखा आपने, ठीक है ना। तो यही तो कहानी यहाँ पर भी समझनी है कि भैया इसकी जो कहानी है वो यही है कि आपको याद रखना 1868 से 1900 ईस्वी तक, ठीक। अब कह रहा इसका अन्य नाम बता दो जरा ध्यान से, ठीक। तो आप बोलोगे भैया इसका जो अन्य नाम है वो है पुनर्जागरण काल। ध्यान रखना बच्चा, क्या है? अन्य नाम जो है इसका वो क्या है? पुनर्जागरण काल है। ये बात आप अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक। फिलहाल अब अगला जो है युग वो है द्विवेदी युग, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे द्विवेदी युग से, ठीक। तो पूछेगा भैया द्विवेदी युग जो है वो कब से कब तक चला, तो आप बोलोगे भैया 1900 से, कहां से? 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग का आरंभ जो है कार्यकाल माना जाता है, ठीक। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल कह रहा है द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो किसके नाम पर पड़ा? भैया पूछते हैं ना कि द्विवेदी युग क्यों कहा जाता है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो आप बोलेंगे भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक। क्या बोलेंगे आप? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उनके नाम पर ही इस द्विवेदी युग का नाम पड़ा। ओके, इतनी बात ध्यान रखना। फिलहाल उसके बाद आपसे कह रहा है सरस्वती पत्रिका जो है ना कब प्रकाशित हुई, तो ये ध्यान रखना है कि द्विवेदी युग में ही सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। और कब से कब तक? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1900 से 1920 ईस्वी तक, ठीक। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन है वो द्विवेदी युग में हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? तो बोलोगे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। और कब से कब तक? तो बोलोगे 1900 से 1920 तक ये जो पत्रिका थी वो प्रकाशित हुई, ठीक। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अब नेक्स्ट की जो कहानी है कह रहा शुक्ल युग। अगला जो युग है वो क्या है बेटा? शुक्ल युग है, ठीक। तो अब अगर हम आपसे बातचीत करें कि शुक्ल युग की कहानी क्या है, तो आप क्या बोलोगे जरा बोलो। तो शुक्ल युग के बारे में आपको बताना है कि भैया ये जो है वो 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक चला। यानी जो शुक्ल युग है वो 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक चला। अब कह रहा इसका अन्य नाम बता दो भैया। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, क्या पूछतेगा इसका अन्य नाम बताओ, क्या होगा इसका अन्य नाम? तो आपको बता देने का है कि छायावादी युग। क्या नाम है इसका? छायावादी युग। या इसी युग को हम लोग बोल देते हैं भैया प्रेमचंद युग। क्या बोल देते हैं? प्रेमचंद युग, ठीक। तथा इसी युग को हम लोग बोल देते हैं भैया प्रसाद युग। क्या बोल देते हैं बच्चा? प्रसाद युग बोल देते हैं, ठीक। तो ऐसे आपको ये बातें याद रखनी है कि छायावादी युग शुक्ल युग को कहा जाता है, प्रेमचंद युग शुक्ल युग को कहा जाता है और प्रसाद युग शुक्ल युग को ही कहा जाता है, ठीक। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक। अब अगला देखो बेटा पांचवा।
पांचवा जो है आप देख पा रहे होंगे शुक्लोत्तर युग, क्या लिखा है शुक्लोत्तर युग। ठीक, अब जो शुक्लोत्तर युग है वो कब से कब तक, तो बोलो भैया 1938 से 1947 ईस्वी तक चला, यानी आजादी के समय तक चला। शुक्लोत्तर युग कब से 1938 से 1947 ईस्वी तक चला, ये बात आप याद रखना। ठीक, अब इसको ही हम लोग छायावादोत्तर युग भी कह देते हैं। तो आपसे पूछ देगा भैया छायावादोत्तर युग का कार्यकाल कितना है, तो बोलोगे भैया 1938 से 1947 ईस्वी तक भी छायावादोत्तर युग ही चला। ठीक, उसके बाद लास्ट देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है स्वतंत्रोत्तर युग। क्या लिखा है स्वतंत्रोत्तर युग। जो स्वतंत्रोत्तर युग है वो 1947 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है। स्वतंत्रोत्तर युग जो है वो क्या है बेटा, 19 आजादी के बाद से जो युग शुरू हुआ उसे स्वतंत्रोत्तर युग कहा गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गया आपके किसका, युगों के कार्यकाल का हिंदी साहित्य में विकास। ठीक, चलो अब हम लोग आगे की बातचीत करते हैं और आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में। ठीक है ना बच्चों, चलो ध्यान से देखिएगा। और कह रहा है आपसे क्या कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास में लेखकों की प्रमुख रचनाएं एवं उनकी विधाएं। ठीक, ये बात ध्यान रखना। क्या कह रहा है आपसे कि भैया लेखकों की प्रमुख रचनाएं एवं उनकी विधाएं, यानी ये क्वेश्चन बनता है आपसे, कोई रचना दे देगा किसी की और फिर पूछ देगा कि भैया इसकी विधा का नाम बता दो। विधा का नाम का मतलब है कि पूछेगा उपन्यास है कि कहानी है कि निबंध है, ऐसी सारी चीजों के बारे में पूछेगा। ठीक है ना बच्चों, तो हम लोग बातचीत करने वाले अभी फिलहाल किसके बारे में, तो बोलोगे वासुदेव सरल अग्रवाल। ध्यान रखना बच्चों, क्या बोलोगे वासुदेव सरल अग्रवाल। ठीक, अब वासुदेव सरल अग्रवाल की जो भी रचना है, ठीक, उन रचनाओं की विधाओं के बारे में हम लोग सबसे पहले बातचीत करेंगे। जैसे कि आपने देखा पहली इनकी विधा का नाम लिखा है बेटा पृथ्वी पुत्र। क्या लिखा है, पृथ्वी पुत्र लिखा हुआ है। ठीक, तो अब आप याद रखेंगे कि भैया पृथ्वी पुत्र लिखा है, तो पृथ्वी पुत्र का जो निबंध संग्रह है वो क्या है। ठीक है ना बच्चों, तो जो पृथ्वी पुत्र है ये क्या है, तो आप बोलोगे इसकी जो विधा का नाम है वो विधा का नाम है बच्चा निबंध संग्रह। क्या नाम है, निबंध संग्रह है। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, अब इसको याद कैसे रखना है जरा समझ लेना। ठीक, तो बोलो ना पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र मतलब समझते हो ना कि पृथ्वी का पुत्र यानी धरती माता का पुत्र जो है। ठीक, अब आप मान लो लिखने को, अभी आपसे देखो ना निबंध लिखने को आपके एग्जाम में आता है कि नहीं आता, ये बता दो आराम से। ठीक, अब अगर आता है तो आपको मान लो लिखने को आ जाए कि चलो वातावरण पे एक निबंध लिख करके दिखाओ। ठीक, या पृथ्वी के ऊपर एक निबंध लिख करके दिखाओ, धरती माँ के ऊपर एक निबंध लिख के दिखाओ, तो क्या नहीं लिख पाओगे क्या, एक लंबी चौड़ी कहानी बना देंगे हम तो अपनी माता के ऊपर, है ना, ऐसा समझ लो ना। ठीक, तो इसे जोड़ जोड़ करके लिखोगे बेटा ना कि पृथ्वी पुत्र, अब पृथ्वी के पुत्र के बारे में बातचीत कर रहा है भैया, तो इसमें तो हम 10 पेज का निबंध लिख देंगे, है ना। बोलो ना बच्चों, ऐसे ही तो समझना, ऐसे याद करना बेटा, किसी चीज को किसी चीज से जोड़ करके जब याद करोगे तो सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगी, इस बात को मान के चलो, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, पृथ्वी पुत्र यानी पृथ्वी का पुत्र, पृथ्वी देखो कितनी बड़ी सी है ना, अब उसका पुत्र, तो उसके बारे में हम दुनिया भर की चीजें लिख देंगे भैया, हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बड़ा सा निबंध लिख सकते हैं, और निबंध लिख सकते हैं तो ये इसका जो विधा का नाम है वो क्या हो जाएगा, निबंध संग्रह हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, आगे देखो अब कह रहा भारत की एकता, क्या कह रहा भारत की एकता। अब जो भारत की एकता है, तो भारत की एकता, अब भारत हमारा कितना प्यारा देश। ठीक है ना, अभी देखना आपने पाकिस्तान को कैसे इसने पेला। ठीक, तो पाकिस्तान को इसने बुरी तरीके से हरा दिया, चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे जंग का मैदान हो, हर बार पाकिस्तान पिटाया है, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी नहीं सुधर रही हैं। आपने देखा ना अभी, ठीक है, जो आप लोगों ने अगर मैच देखा होगा तो ठीक है, कि जो हारिस राउफ था ना, उसने जो है ना सेना के जो प्लेन के बारे में, क्रैश के बारे में बताया था। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें, एक तो झूठ झूठ बोलते हैं ऊपर से, और ऊपर से इन लोगों को जो है ना तमीज भी नहीं है ना किसी भी तरीके की, कैसे कि भैया क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ठीक, कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो भारत के प्रति है वो बहुत ज्यादा इनके अंदर विरोध भरा पड़ा है। ठीक है, लेकिन कर कुछ नहीं पाते, आपको भी पता अच्छी तरीके, चाहे वो जंग का मैदान हो और चाहे ये खेल का मैदान हो, हर जगह पे ये पिटाए हैं और ऐसे ही पिटाते रहेंगे आगे। ठीक, तो ऐसे आपका भारत की एकता, भैया भारत की एकता बहुत मजबूत है ना, तो अगर भारत की एकता बहुत मजबूत है तो इससे मतलब समझ लो कि हम तो इस अपने भारत के ऊपर तो एक बड़ा बड़ा निबंध लिख सकते हैं, और निबंध ही सबसे बड़ा माना था, कहानी तो कितनी 1-2 पेज की हो गई ना, खत्म। निबंध आपको जितना बड़ा लिखना, जितना आपको विचार आ रहे दिमाग में, ठीक है ना, तो ऐसे ध्यान रखना। तो आप बोलेंगे भैया कि जो भारत की एकता है, क्या है बच्चों, भारत की जो एकता है, ठीक, इस भारत की एकता पे भी आपने क्या लिखना है, निबंध लिख देना। तो भारत की एकता पे भी आप क्या लिखेंगे, निबंध लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों, उसके बाद आगे लिखा है वागधारा। क्या लिखा है बच्चों, वागधारा लिखा है। तो वागधारा भी क्या है, एक निबंध संग्रह। वागधारा का मतलब क्या है, देखो वागधारा, धारा मतलब समझते हो करंट, करंट। ठीक, अब करंट की बातचीत करें, ठीक है, तो भैया विद्युत धारा के ऊपर क्या लगता है, आपने नहीं फिजिक्स में पढ़ा कि नहीं पढ़ा विद्युत धारा को। ठीक है, और विद्युत धारा को पढ़ा है तो विद्युत धारा से तो दुनिया चल रही नहीं चल रही, बात को समझो ध्यान से। ठीक है ना, आज अगर मैं ये फोन चला पा रहा हूँ तो इसमें भी तो करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैं आपसे बता पा रहा हूँ, माइक लिए हूँ तो इसमें भी तो करंट है कि नहीं है। ठीक है ना, तो हर जगह करंट है, जहाँ करंट नहीं है वो मरा है। अगर आपके अंदर करंट नहीं है तो आप मरे हैं, इस बात को समझो। ठीक, तो जहां करंट है वही चल रहा है,
ठीक है, तो ध्यान रखो। अब इसे करंट के ऊपर तो हम दुनिया भर की बातें लिख सकते हैं भैया, है ना, दुनिया भर की चीजें करंट से ही चल रही, अपन चल रहे करंट से चल रहे, नहीं मिलेगा करंट निपट लेंगे, है कि नहीं, बात को समझो। ठीक, तो ऐसे आपको ध्यान रखना बच्चा कि कल वाग धारा भी जो है वो एक निबंध संग्रह, कहीं ना कहीं से जोड़ के याद कर लो, क्या ही दिक्कत है ना। फिर कह रहा कल्प लता, क्या कह रहा कल्प लता, ठीक है, यानी कल्प वृक्ष के बारे में आपने सुना कि नहीं सुना, कल्प वृक्ष। अब जो कल्प वृक्ष की लताएं हैं, लताओं का मतलब आप याद रख लो, वैसे तो हम लोग बेल बोलते हैं ना, बेल नहीं, आप बोलो उसकी शाखाएं। जैसे मान लो बरगद का पेड़ देखा नहीं देखा आपने, ठीक, बरगद के पेड़ की जो जटाएं देखो कितनी नीचे लंबी लंबी लटकती है ना, सोच के देखो ना कितनी लंबी लंबी जटाएं लटकती है। ठीक, अब वो जटाएं अगर लंबी लंबी लटक रही तो बोलो भैया ये भी तो है ना, बड़ी बड़ी कहानियां इसकी है ना, तो हम तो इसमें भी एक निबंध अच्छा सा लिख सकते हैं, क्या ही दिक्कत, हमको बता दो केवल लिखने के बारे में, बाकी लिखने में तो हम आई हैं महारत, हमने तो महारत हासिल कर रखी है ना, हमसे तो बना बना के लिखने को कही दो, हम हमेशा बना बना, हम फिजिक्स में बना के लिख देते हैं, हम मैथ में बना के लिख देते हैं, सर जी अगर बनाने की बात आएगी तब तो हम मैथ में, केमिस्ट्री को तो कुछ पूछो ही ना, पूरा बना बना के पढ़ाए हम, है कि नहीं, तो आप लिखने में आप तो पारंगत हो ना, आप बना बना के कोई कह दे तुमसे लिखने को, फिर देखो भाई साहब स्टूडेंट की राइटिंग और स्टूडेंट की लिखावट और स्टूडेंट का लिखा हुआ वही समझ सकता है, टीचर के बस की बात नहीं है कि स्टूडेंट की सब कुछ लिखा हुआ सब समझ ले कि उसने क्या लिखा, उनके मन की भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता भैया स्टूडेंट के, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो जो कल्पलता की बातें हैं बच्चा वो क्या होंगी, तो बोलो भैया इसमें भी हम एक बड़ा सा निबंध लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या राष्ट्र का स्वरूप, वाह रे वाह रे वाह, राष्ट्र का स्वरूप। अब राष्ट्र को लेकर के अभी भारत की एकता पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पृथ्वी पुत्र को पढ़ा कि नहीं पढ़ा भैया, सब हैं तो एक ही जुड़े हुए ना, तो अपने भारत राष्ट्र के, अपने राष्ट्र यानी भारत के बारे में हम निबंध नहीं लिख पाएंगे भैया, आराम से लिख देंगे, बड़ा सा निबंध लिख देंगे भारत के बारे में, तो ना जितनी कहानियां जितनी बार पाकिस्तान को पेले हैं हम ना, वो तो सब हम जानबूझकर 10-10 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमसे। फिर देखो आ गया बेटा पाणिनि कालीन भारत, क्या आ गया बच्चा पाणिनि कालीन भारत, ठीक है, तो इसमें तुम्हें याद रखना है जो पाणिनि कालीन भारत है वो एक शोध प्रबंध है बेटा, क्या है शोध प्रबंध, इसको निबंध संग्रह में मत लिखना, किसमें लिखना, शोध प्रबंध में लिखना, ठीक। तो ये सारी रचनाएं जो है बेटा किसकी हैं, वासुदेव सरल अग्रवाल जी की हैं, और इन्होंने जो है क्या ठीक है, इन्होंने जो कहानी बताई है वो खूब अच्छी तरीके से समझा दी है कि ये सब निबंध संग्रह है, और जो पाणिनि कालीन भारत है वो क्या एक शोध प्रबंध है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस बात को ध्यान रखना बच्चा, इसलिए मेहनत से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही आपको याद रखने की कोशिश करना है, ओके। अब आगे देखो ध्यान से बेटा, अगले लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, क्या नाम है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब कन्हैया, कन्हैया किसका नाम था, तो बोलोगे भैया राधा के, है ना, राधा के किसका नाम था, बॉयफ्रेंड का नाम, ठीक है, कान्हा जी था, ठीक। अब ध्यान देना बेटा, कह रहा है कि माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, बेटा ध्यान से देखो, माटी हो गई क्या, सोना हो गई। अब जो मिट्टी है वो मिट्टी तो सोना होती है भैया, है ना, मिट्टी जो है वो सोना तो होती है, ठीक। और मिट्टी में अगर हम कह दें कि एक रेखा का चित्र बना दो तो कोई दिक्कत है क्या, रेखाएं खींच खींच के चित्र बना दो तो कोई समस्या है क्या, बोलो जरा ध्यान से, मिट्टी में रेखाओं की क्या बना दो, चित्र बना दो, रेखाएं खींच खींच करके, और यही तो करते हो ना, हम लोगों ने बचपन में खूब मिट्टी में खेले हो, अब मिट्टी में अगर खेले होगे तो आपने बहुत सारे चित्र भी बनाए होंगे किसी ना किसी तरीके के, ठीक है ना। तो माटी हो गई सोना, तो आप क्या करना है, रेखा चित्र बना देना, यानी इसकी जो विधा का नाम है वो क्या हो जाएगा बच्चा, रेखा चित्र हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा भूले बिसरे चेहरे, भूले बिसरे चेहरे। अब भूले बिसरे चेहरे क्या लिखा है, रेखा चित्र। तो अब भैया अगर ध्यान से देखो तो चेहरों में रेखाएं बनी है कि नहीं बनी, ठीक, चेहरों में बोलते नहीं, तो हमने तुम्हारे चेहरे की रेखाएं पढ़ ली भैया कि तुम्हारे चेहरे में क्या क्या लिखा है, या हाथों की रेखाएं पढ़ ली हमने तुम्हारे हाथों में क्या क्या लिख रखा है, ठीक। अभी देखो ना, अब एस्ट्रोटॉक चल रहा है, एस्ट्रोटॉक ऐप का तो आपने लोगों ने बहुत ज्यादा ऐड सुना भी होगा, ठीक। तो वही कहानी है कि भूले बिसरे चेहरे, तो आप बोलेंगे भैया रेखा चित्र, क्या बोलेंगे, रेखा चित्र, ये भी क्या है, एक रेखा का चित्र है। अब दीप जले शंख बजे, देखो ध्यान से कितनी बात है, दीप जले शंख बजे। अब दीप कब जलाए जाते हैं, शंख कब बजाए जाते हैं, तो हमने कहा भैया पहली बार कब बजे होंगे, जब श्री राम भगवान जी वापस लौटकर अयोध्या आए थे रावण को मारने के बाद, और अभी देखो कुछ टाइम के बाद में दशहरा आने वाला है, फिर से वो त्योहार मनाया जाएगा, ठीक। तो दीप जले शंख बजे, लोगों ने खूब दबा करके शंख बजाए और घी के दिए जलाए थे, कब, जब दशहरे पर, सॉरी हाँ ठीक है ना, रावण को मार करके अयोध्या वापस आए थे, ठीक। तो बोलोगे भैया श्री राम भगवान को हम लोग क्या करते हैं, संस्मरण करते हैं, संस्मरण को मतलब हम ऐसे याद कर सकते हैं, याद करते हैं, उनकी स्मृतियों को संस्मरण करते हैं, उनकी स्मृतियों को याद करते हैं। तो आप बोलोगे भैया दीप कब जलाए गए थे या शंख कब बजाए गए थे, तो बोलोगे भैया जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। तो बात समझ में आ गई होगी बच्चा आप लोगों को, है ना। उसके बाद देखो लिखा है क्या, मेरे पिताजी, ठीक। अब मैं मेरे पिताजी की हर पुरानी बातों को याद करता हूँ, आज जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मेरे पिताजी मुझे बहुत याद आते हैं,
समझ में आ रहा है? ठीक, अभी तो कोई समस्या नहीं है बेटा। जब इंटर करने के बाद आप लोग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कहीं ना कहीं अपने गांव को छोड़ करके किसी ना किसी शहर में जाएंगे, एक अच्छी कोचिंग में जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भैया पिताजी क्या होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को कि मेरे पिताजी की जितने भी बचपन की यादें हैं उनको मैं हर रोज संस्मरण करता हूँ, उनको मैं हर रोज याद करता हूँ। ठीक है ना? तो ऐसे आपको याद रखना है। अब कह रहा बाजे पायलिया के घुंघरू, अब घुंघरू बांधोगे पायलिया में तो बजेंगे। ठीक, आपने देखा होगा ना पायल में छोटे छोटे घुंघरू बंधे होते हैं। ठीक है, आप लड़कियां सबको तो खूब अच्छी तरीके से पता है कि उनको पायल भी वही पसंद होती है जो छन छन करके निकले और लड़कों को, है ना, लड़कों के मन के भावनाओं को भड़काए, है कि नहीं? ये बात तो आपने बहुत देखी होगी ना कि जब कोई लड़की निकलती है ना तो उसके जब पैरों में जो पायल होती है उसकी खनक को सुन करके ना लड़कों का सब मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप लोग भी जब स्कूल में जाते होगे तो कोई लड़की अगर पायल पहन करके आती है, जैसे ही वो गली से निकलती है, जैसे ही वो क्लास के बगल से निकलती है, तो सारा फोकस आपका तुरंत उसकी तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी पायलिया के घुंघरू बाज रहे हैं, है ना? तो ये ध्यान रखोगे आप। तो अब क्या बोलोगे भैया कि इस पे तो हम एक निबंध लिख सकते हैं, छोटा सा ललित निबंध। क्या लिख सकते हैं? ललित निबंध लिख सकते हैं कि उसकी पायल कितनी सुंदर है, उसकी पायल की खनक कितनी सुंदर है, जब वो चलती है तो ऐसे लग रहा है हिरनी चल रही है नहीं? तो ऐसे आप दुनिया भर की बातें सोचते हैं कि नहीं सोचते उनके बारे में, ठीक है ना? तो ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि बाजे पायलिया के घुंघरू, तो अगर घुंघरू बज रहे हैं तो उसके ऊपर आप एक छोटा मोटा निबंध तो लिख ही सकते हैं, है ना बच्चे? तो ललित निबंध याद कर लेना। ओके, अब चलते आगे। अब अगली कहानी है बेटा किसकी, तो जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी अगले जो लेखक हमारे हैं वो क्या हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इन्होंने क्या बताया? तो बोले अशोक के फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल। अब अगर मैं आपसे कह दूं सम्राट अशोक के बारे में याद करो, फूल को भूल जा थोड़ी देर के लिए, ठीक? सम्राट अशोक के बारे में बातचीत करो। तो सम्राट अशोक जो थे उन्होंने जो है मौर्य वंश की स्थापना करी थी, और जो मौर्य वंश है एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना। क्या बना? बहुत बड़ा साम्राज्य बना। भैया अगर जहां बड़ी बड़ी बातें होती वहां पर हमें पूरा का पूरा निबंध लिख सकते हैं। बोलते ना हम तो तुम्हारी बुराई में पूरा निबंध लिख दें, हम तो तुम्हारी बुराई में पूरा निबंध लिख दें, तुम हमें बताओ तो सही, हम तो आपकी बुराई में पूरा का पूरा क्या लिख दें? निबंध ही लिख दें। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ओके बच्चा? ओ माय गॉड, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब ज्यादा मजा आएगा। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे की बातचीत करते हैं। तो अब कह रहा विचार प्रवाह। भैया बस निबंध में काम किसका है? विचारों के प्रवाह का तो ही है। जितने ज्यादा विचार दिमाग में आएंगे, जितने ज्यादा विचारों का प्रवाह आपके दिमाग में होगा, उतना बड़ा आप निबंध लिख पाएंगे। तो आप बोलेंगे भैया विचार जो प्रवाह है इसका तो हमें बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान है कि विचार में जितने भी विचार हमारे मन में आएंगे हम उतना लंबा क्या लिख सकते हैं? निबंध लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? निबंध लिख सकते हैं। ठीक, अब कह रहा बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या लिखा बच्चा? बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो एक उपन्यास है। किनका? डॉक्टर हजारी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो उसके बाद देखो ध्यान से पुनर्नवा लिखा है बेटा। क्या लिखा है? पुनर्नवा। तो पुनर्नवा भी अपने आप में क्या है? एक उपन्यास है बेटा। क्या है? उपन्यास है। ठीक, तो आप ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि पुनर्नवा भी अपने आप में क्या है? एक उपन्यास है। फिर उसके बाद देखो विचार और वितर्क आ गया। तो जहां विचारों की भावनाएं बहेंगी वहां निबंध ही निबंध लिखे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, क्या लिखे जाएंगे? निबंध ही निबंध लिखे जाएंगे। फिर कह रहा हिंदी साहित्य का जो भूमिका है वो एक इतिहास है। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वो भी अपने आप में बेटा क्या है? एक इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वो क्या है? एक इतिहास ग्रंथ है। ठीक, तो इतने सारे रचनाओं के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ये आप इनकी विधाओं के नाम हो गए। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो कवि है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। अब ध्यान रखना जी सुंदर रेड्डी जी जो है इन्होंने लिखा है। ठीक, तो कह रहा है साहित्य और समाज, अपने समाज को लेकर के, हम तो अपने समाज को लेकर के दुनिया भर की कहानी लिख सकते हैं। जैसे हमारे समाज में बाल विवाह हुआ करता था, उस बाल विवाह को लेकर के हम बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। और हमारे समाज में ही पहले सती प्रथा की कहानियां चलती थी कि महिलाओं को उनके पतियों के मरने के बाद में उनकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सारी कहानियों को तो हम बड़े अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। और अगर याद है हमें तो हम इन सब कहानियों को लेकर के एक जोड़ करके बड़ा सा निबंध बना सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या बना सकते हैं? निबंध लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे ये भी एक क्या है? निबंध संग्रह है। और जहां पर मेरे विचार चलेंगे, जहां पर मेरे विचारों की बात आती है, तो जब भैया जब विचार जहां काम में आ गए, जहां विचारों का प्रवाह होगा वहां पर 100% बेटा क्या लिखा जाएगा? निबंध लिखा जाएगा। तो ये भी क्या है? एक निबंध संग्रह है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद लिखा भाषा और आधुनिकता। अरे भैया भाषा के बारे में तो हम इतने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि कौनो लिखा नहीं पाएगा। हमारी भाषा से अच्छी कौनो की भाषा है का?
हमारी भाषा से अच्छी कौनों की भाषा ना ही हो सकत है। हमें पता है ये बात के बारे में अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जो भाषा और आधुनिकता है के बारे में तो हम इतना लंबा लंबा निबंध लिख देव कि कौनो ठीक है समझे ना पाई इस चीज का यहाँ, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखें का पड़ी, ठीक। तो हमें पता है जो भाषा और आधुनिकता है वो क्या है, एक निबंध है बेटा, क्या है, निबंध है, ठीक। हम अपनी भाषा के बारे में और अपनी आधुनिकता के बारे में एक लंबा चौड़ा निबंध लिख दे, ठीक है ना बच्चों। अगला देख लेते हैं अब हम लोग। अब नेक्स्ट कहानी जो है बेटा वो है हरिशंकर परसाई जी की। किसकी है, हरिशंकर परसाई जी की, ठीक। तो हरिशंकर जो परसाई जी हैं इन्होंने हमें बताया है क्या, निंदा रस के बारे में, ठीक। अब भैया हमें अपने पड़ोसी की निंदा करेगा है तो हम अपने पड़ोसी की निंदा करे तो ऐसा निंदा कर दे कि पूरा एक निबंध लिख दे वो के ऊपर हम ना। बोलो ना सभी लोग साथ में, क्या बोलोगे भैया, हम अपने पड़ोसी की ऐसी गजब की निंदा करब तो उसके ऊपर पूरा एक निबंध लिख दे, पूरा हम 2 पेज के पन्ने भर दे पूरा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, निंदा करने का मतलब होता है किसी की बुराई करना। जब बात आती है बुराई करने की तो कहते हम अपने पड़ोसी की ऐसी गजब की बुराई करब कि भैया पूरा का पूरा एक निबंध लिख दे वो के ऊपर हम, ठीक। अब कह रहा आगे रानी नागफनी की कहानी। भैया रानी नागफनी, नागफनी देखो कि नहीं देखो भैया, नागफनी उसे के जैसा उसका फन होता है, नाग के जैसा एकदम टेढ़ा मेढ़ा, और ऊपर चारों तरफ से क्या निकले होते हैं, उसमें कांटे निकले होते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, एक उपन्यास लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उपन्यास लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा तट की खोज। अब मान लो आप समुद्र के बीचों बीच में हो और चले जा रहे हो इधर उधर, ठीक। अब कह रहे हो कि भैया हमें कहीं तट मिल जाए, हम तट की खोज करने में लगे हुए हैं, तो एक हमारा उपन्यास लिख जाएगा, ठीक है। तो तट की खोज के लिए आप क्या लिखेंगे, एक उपन्यास लिखेंगे बेटा, ठीक। अब भूत के पांव पीछे, अब भूत चुड़ैलों की कहानी तो हमें बहुत है पता है, भूतों की कहानी तो हमें बहुत है पता है बबुआ, कि हम तो कंचना 2 देख ही रहा एक बार तो मजा आ गया एकदम से हम कहीं है ना। तो कंचना 2 में जो है ना भूत के पांव कहाँ दिखाए गए थे, पीछे दिखाए गए थे भैया, ठीक। और भूत के पांव हमने सुना जो भूत होती है, जो चुड़ैलें होती हैं, उनके पांव हमेशा कहाँ रहते हैं, पीछे की तरफ रहते हैं, और भूत पता नहीं चलती चल कहाँ को रही आ कहाँ को रही, पता नहीं चलता ये बात का, ठीक। तो बोलो भैया इसके ऊपर तो हम पूरा एक निबंध लिख के दिखा देंगे आपको, क्या दिखा देंगे, पूरा का पूरा एक निबंध लिख करके ही दिखा देंगे, ठीक। तो ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब कह रहा है शिकायतें मुझे भी, हाँ भैया शिकायतें तो मुझे भी है। देखो मोदी सरकार से कितनी शिकायतें हैं, हमें तो बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, मैं बच्चों को तक कुछ शिकायतें हैं, ठीक है ना। तो मोदी सरकार से शिकायतें हैं क्योंकि मोदी सरकार ने काम के साथ साथ अन्याय भी बहुत करा है। समझ रहे नहीं समझ रहे बात को, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो शिकायतें तो मुझे भी, और अपनी शिकायतें इतनी शिकायतें हैं हमें हमारी, ठीक। मोदी जी से, हमें अपने आप से शिकायतें, अपने घर वालों से शिकायतें, दुनिया भर से शिकायतें, शिकायतें तो हैं कि गुरु जी हमको, और हम शिकायतें तो वही करते चले आए हैं, बाकी तो हमने कुछ करा नहीं है। तो शिकायतों के बारे में तो हम तो एक निबंध लिख देंगे भैया। देखो ध्यान से, तो क्या बोलोगे, शिकायतें मुझे भी हैं, तो शिकायतें अगर मुझे भी है तो शिकायतें मुझे के लिए आप क्या लिखेंगे, एक निबंध संग्रह लिख देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना बच्चों। अब अगला देखो कह रहा बेईमानी की परत, क्या लिखा है, बेईमानी की परत। अब बेईमानी की परत की अगर हम बातचीत करें तो आप ध्यान रखना जो बेईमानी की परत है, ठीक। अब हमने कहा हमारा पड़ोसी इतना बेईमान है भैया, इतना बेईमान है कि हम आपका का बतावन, हम एक बारी अपन फोन धर के चले गए खटिया में यहाँ, और वो पूरा फोन है गायब कर दी तुरंत, ठीक है, इतना बेईमान है, ठीक। तो ओके ऊपर तो हम पूरा एक निबंध लिख दे, क्या लिख दे, एक पूरा निबंध लिख दे, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक। अब आगे देखो, देखा पगडंडियों का जमाना। हाँ पहले के समय में इतने चौड़े चौड़े से रोड्स नहीं हुआ करते थे बच्चों, इतने अच्छे अच्छे से रोड नहीं हुआ करते थे, ठीक। हम लोग पहले पगडंडियों का मतलब होता है छोटी छोटी पतली पतली गलियां, उनसे जाया करते थे, ठीक है ना, जिनको हम लोग नरेगा बोलते थे। पहले अपने खेतों में देखो ना छोटी छोटी पगडंडियां बनी हुआ करती थी, उन पगडंडियों से चलते थे। आज के समय में देखो इतने इतने अच्छे अच्छे रोड्स बनवा दिए हैं, है ना। नितिन गडकरी को जानते नहीं जानते आप लोग, ठीक है। तो समझ लेना बहुत खतरनाक आदमी है, इसका इसके जैसा काम मोदी सरकार में किसी ने नहीं करा जितना इसने बेहतर करा, ठीक है। अब अगर पगडंडियों का जमाना, तो उस पगडंडियों में जब हम चलते थे अपनी एक सहेली के साथ में तो हमको बहुत अच्छा लगता था गुरुजी ना। आपा के दोस्त हुई हैं छोटे छोटे ना, हुई हैं का, हुई हैं जरूर बउआ, हमका पता है, ठीक। तो अब इन छोटे छोटे जो दोस्तन के साथ है जब हम पतली पतली पगडंडियन में चलत रहा ना तो बहुत मजा आवत रहा हम कहीं, ठीक। अब नंगे पाँव जात रहा, चप्पल ना पहनत रहा, ठीक। हम बिना चप्पल पहने चले जात रहा, ठीक। तो आपको ये बात याद रखेगा पड़ी कि पगडंडियों का जो जमाना है उसके ऊपर भी हम क्या लिख सकते हैं भैया, एक निबंध लिख सकते हैं, ठीक। तो इस बात को भी आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक। फिलहाल आगे चलते हैं। अब जो अगली कहानी है वो किसकी है, तो तुम्हें ध्यान रखना है प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक, ठीक। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो हो गई बेटा विधा की कहानी कंप्लीट। अब विधा की कहानी अगर कंप्लीट हो गई है तो अब हम लोग बातचीत करेंगे प्रमुख रचनाएं और उनके लेखकों के बारे में, ओके। चलो शुरू करते हैं बेटा। अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहले जो लेखक, ठीक, वो लिखा है कह रहा 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, ठीक। अब एक मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। आप अगर गोकुल जाते हो, वृंदावन जाते हो तो वहां पर गोवर्धन पर्वत मिलता नहीं मिलता, ठीक। तो हमें 84
ठीक, ऐसा बोल सकते हो ना कि हमें 84 चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? 84 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 84 कोस का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे बोल दो ना, क्या ही जाता है। तो हमें 84 कोस का चक्कर लगाना पड़ता है, किसका? गोवर्धन का। तो ध्यान से देखो बेटा, ये किसकी? गोकुलनाथ। ऐसे समझ लो भगवान कन्हैया जी की बातचीत हो रही है, गोकुल है ना, गोकुल में बरसाना, ठीक, आ जाइयो राधा, है ना, ऐसी कहानी। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे जो 84 वैष्णवन की वार्ता है, तो आप बोलेंगे भैया जब हम गोकुल जाते हैं, जब हम वृंदावन जाते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है भैया क्या? 84 कोस की गोवर्धन भगवान की परिक्रमा को चलने को मिलता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो आगे, श्रृंगार रस मंडन। क्या लिखा है बच्चा? श्रृंगार रस मंडन। ठीक, तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि श्रृंगार रस मंडन की अगर हम बातचीत करें तो भगवान कन्हैया से जुड़ी जुड़ी बातें लग रही है, क्योंकि भगवान कन्हैया जब भी आते हैं भयानक सा श्रृंगार करके आते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, भले काले कलूटे हैं तो क्या हुआ, है ना, बड़े सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक, और भगवान कन्हैया का एक नाम है विट्ठल नाथ। क्या नाम है? विट्ठल नाथ। तो आप बोलेंगे श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार सबसे ज्यादा किसका? कन्हैया जी करते हैं। उसके बाद में रस मंडन यानी विट्ठल नाथ भगवान की जय। क्या बोलोगे? विट्ठल नाथ भगवान। ठीक, तो ध्यान रखना है कि क्या मिलेगा आपको? विट्ठल नाथ। ठीक, तो श्रृंगार रस मंडन की अगर हम बातचीत करेंगे तो ये किसके हैं? विट्ठल नाथ जी की है। ठीक, उसके बाद लिखा गोरा बादल की कथा। किसकी? गोरा बादल। आपने सुना होगा बेटा गोरा बादल के बारे में। इसके बारे में, गोरा बादल के बारे में ये बात आपने सुनी होगी। ठीक, तो गोरा बादल, हाँ, ये एक महान योद्धा हुए, ठीक, हमारे देश के गोरा बादल जी, उनकी कहानी भी बहुत ज्यादा सुनी जाती है। ठीक है, तो जो इनके लेखक है, जो गोरा बादल की जो कहानी है वो किसने लिखी है? तो बोलोगे भैया मुल्ला वजही ने। किसने लिखी है? मुल्ला वजही जी ने लिखी है। ठीक है ना। उसके बाद लिखा भाषा योग वशिष्ठ, यानी जो भाषा योग वशिष्ठ है, इसकी जो कहानी है ये किसने लिखी है? तो आप बोलेंगे भैया जो भाषा योग वशिष्ठ है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो आप बता देना भैया जो भाषा योग वशिष्ठ है वो राम प्रसाद निरंजनी जी ने लिखी है। भाषा योग वशिष्ठ जो है वो किसने लिखी है? राम प्रसाद निरंजनी जी ने लिखी है। ठीक, ये सब याद करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे लिखा हुआ बेटा रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, ठीक, जो रानी थी केतकी कहानी, ठीक, उन्होंने लिखी है। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? इंसा अल्लाह खान। इंसा अल्लाह खान। ठीक है, इंसा अल्लाह हम रानी केतकी कहानी लिखे हैं। क्या बोलते हैं ना मुस्लिम लोगों को, देखा ना, इंशाअल्लाह यही होएगा। ठीक, तो क्या होएगा? रानी केतकी कहानी लिखी जाएगी। ठीक, तो क्या बोलेंगे भैया? इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी को लिखे हैं। ठीक, अब सुख सागर में सुखलाल आएंगे। ध्यान से देखना बेटा, सुख सागर में सुखलाल आएंगे। ठीक, तो जब सुख सागर में आएंगे सुखलाल, तो क्या बोलते हैं ना, मुंशी सदा सुख लाल। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सुख सागर जो है वो क्या है? मुंशी सदा सुख लाल। ठीक, अब आगे लिखा बेटा प्रेम सागर। क्या लिखा बच्चा? प्रेम सागर। ठीक, अब जो प्रेम का सागर है, बोलते हैं ना कि भैया प्रेम के सागर में सबको तैरना, सबको कूदना, सबके बस की बात नहीं है। प्रेम के सागर में सबको कूद पाना या सबका बच पाना या सबका तैर पाना सबके बस की बात नहीं है। बेटा लल्लू लाल, प्रेम के सागर में मत कूदो। लल्लू लाल क्या बोलते हैं गांव में? छोटे छोटे बच्चों को नहीं, अबे तो तुम लल्लू हो एकदम, है ना, लल्लू हो, लुल्लू हो। अगर लुल्लू हो तो अबे प्रेम के सागर में ना कूदो, मर जाइयो बिना मौत के। ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चा क्या, कि जो लल्लू होते हैं, जो लुल्लू होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, उनको प्रेम के सागर में नहीं कूदना चाहिए। अगर कूद जाओगे तो फिर जिंदा वापस नहीं लौट कर आ पाओगे, सब कुछ अपना सर्वनाश कर लोगे। समझ रहे हो ना बेटा? ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। अब अगला लिखा है प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक माधव विलास, है ना बेटा? क्या लिखा है? माधव विलास। तो अब माधव विलास की बात करें तो माधव भी तो किसको कहते हो? कन्हैया जी को ही तो माधव कहते हो। बोल के देखो इस बार, कन्हैया जी को ही तो माधव कहते हो। बोलते ना माधव गोपाल, कृष्ण गोपाल, माधव गोपाल। तो माधव विलास, लल्लू लाल, लल्लू लाल, ठीक है ना। बोलते ना कान्हा जी को लल्लू लाल, दादा ना माधव विलास करो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो नासिकेतोपाख्यान, अगला देखो बेटा क्या लिखा है? नासिकेतोपाख्यान। तो नासिकेतोपाख्यान जो है वो किसका? सदल मिश्र जी का। किसका लिखा हुआ है? सदल मिश्र जी की लिखी हुई रचना है। ठीक, उसके बाद लिखा है बेटा मानव धर्मसार। क्या लिखा है? मानव धर्मसार। इसमें क्या लिखा है? तो बोलो भैया शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। मानव धर्मसार, शिव प्रसाद सितारे हिंद। मनो के साथ में, मानव के साथ में धर्म से कौन काम करता है? तो चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता हो, सबके साथ में भगवान शिव, भगवान शंकर एक ही, ठीक है ना, एक ही तरीके से व्यवहार करते हैं, किसी के साथ में अन्याय नहीं करते हैं। ठीक, उन्होंने एक बार खुद को ही फंसा दिया था। ठीक है, भस्मासुर को लेकर के, अगर आपने कहानी सुनी होगी तो भस्मासुर के उसमें वरदान दे करके अपने आप को ही फंसा लिया। ठीक, फिर मुश्किल से बच बच करके निकले। तो ये ध्यान रखना है कि जो भैया प्रभु हैं, भगवान शिव हैं, भगवान शंकर हैं,
ठीक है ना, वो जो है वो सबके साथ में, हर एक मानव के साथ में, हर एक राक्षस के साथ में एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो तुम ध्यान रखोगे, धर्म से काम करते हैं। तो जो मानव धर्म सार है वो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की है। अब अगर आप परीक्षा गुरु, क्या अगर आप परीक्षा गुरु, तो परीक्षा गुरु में लाला श्री निवास दास, क्या बोलोगे, लाला श्री निवास दास। ठीक है, तो आपको परीक्षा देने के लिए लाला जी के निवास पे आना पड़ेगा बच्चा। क्या आना पड़ेगा, लाला जी के निवास में आना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद लिखा है संयोगिता स्वयंवर, क्या लिखा है बच्चा, संयोगिता स्वयंवर। ठीक, तो संयोगिता स्वयंवर भी किसकी है, लाला श्री निवास दास की है। ठीक, जो सीता जी का स्वयंवर हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, जनक जी के निवास में हुआ था, जहां पर भगवान राम ने धनुष को तोड़ करके सीता माँ को, ठीक है ना, सीता माँ के हस्बैंड बने थे। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से कि ये उनके निवास में हुआ था। ठीक, अब लिखा है नहुस, क्या लिखा है, नहुस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक, तो आप बोलेंगे नहुस जो है वो गोपाल चंद्र गिरधर दास जी की है, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी की है। ठीक, तो देखा बच्चों, आप लोगों ने 40 क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से कर लिए। ठीक, तो ऐसे ही मैं आप लोगों को, ठीक, अभी तो ये हो गई इसकी कहानी। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे तो हम लोग उसमें ऑप्शनल वाले क्वेश्चन लेकर के आएंगे बच्चों। ठीक, और वो जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चंस को भी करना है। ठीक, तो हम 5 वीडियो में आपको 200 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करवा देंगे और आप लोगों को पूरे 5 वीडियो लगातार देख लेने हैं और आपके हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास की कहानी सब कंप्लीट हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना बच्चों, फिर हम लोग आगे देखेंगे हिंदी पद्य साहित्य का या काव्य साहित्य का विकास, उसकी भी कहानी। ठीक, ऐसे धीरे धीरे हम लोग पूरी हिंदी की चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों, और अगर मैं थोड़ी जानकारी दूं आप लोगों को तो आपको पता अच्छे तरीके से कि हमारे चैनल पर इंग्लिश भी आप लोगों को पढ़ाई जा रही है और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी तरीके से सिखाई जा रही है। ठीक, और आज से हमने हिंदी भी शुरू कर दी है। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहना बेटा अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर। ओके, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।